नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकता की विविधता के बारे में, वंशागत की विविधता के बारे में और इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। मेंडलवाद क्या होता है, मेंडलवाद थियरी कितने दिए, इन्होंने प्रयोग क्या क्या किया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और यह क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 है। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले वंशागति इनहेरिटेंस। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसका लक्षण कहाँ से है, विशेषता है, इसका सबसे पहले प्रयोग कैसे हुआ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि वंशागत के इनहेरिटेंस से। तो जीवों के वे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। वंशागति या आनुवंशिक लक्षण हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इन लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है वंशागति कहा जाता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं गुण, उन्हीं को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। हेरिडिटी ऑफ द कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं इन लक्षणों का स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है वंशागति कहा जाता है। वंशागति और लक्षणों का अध्ययन जो होता है वह आनुवंशिकी जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। क्या कहा गया है कि जो वंशागति होती है, वंशागति और लक्षणों का अध्ययन ही आनुवंशिकी जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जैव विविधता का मुख्य आधार जो होता है अर्धसूत्र विभाजन मियासिस और युग्मकों का संलयन फर्टिलाइजेशन है। आनुवंशिकी में वंशानुगत जो आनुवंशिकी होती है, आनुवंशिकी में वंशानुगत इकाइयाँ जो होती हैं हेरिडिटरी यूनिट्स की क्रियाओं का अध्ययन कहा जाता है। मतलब जो वंशानुगत इकाइयों का अध्ययन कहा जाता है वह उसे आनुवंशिकी में वंशानुगत इकाइयों का हेरिडिटी यूनिट्स की क्रियाओं का अध्ययन कहा जाता है, जो कि हमारे पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को ही इनहेरिटेंस कहा जाता है, जो लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स आनुवंशिकी क्या होता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स वह विज्ञान है जो जीवों में लक्षण के वंशानुगत स्थानांतरण और उनकी विविधताओं का महत्वपूर्ण करता है। यह अध्ययन करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण कैसे और क्यों स्थानांतरित होते हैं। जो जेनेटिक्स होते हैं यह प्रदर्शित करता है, मतलब यह आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा कैरेक्टर्स होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है, तो उन लक्षण को यह डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि वह कैसे क्यों स्थानांतरित होते हैं, क्या गुण पाए जाते हैं उनमें से। आगे हम बात करते हैं तो आनुवंशिकी के जनक जो होते हैं ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। अगर हम बात करते हैं आनुवंशिकी के जनक, तो आनुवंशिकी के जनक आपको ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने खोज किया था। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने किया था। उन्होंने मटर के पौधे पर ये जो थे कि उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के माध्यम से वंशागति के नियमों की खोज की ना। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग के माध्यम से वंशागति नियमों की खोज की। मेंडल के नियम की प्रस्तुति की कि उनका कार्य जो 1866 में प्रकाशित हुआ था। मेंडल ने यह जो खोज किया था 1866 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था, लेकिन 1900 में इसे मान्यता नहीं मिली। मेंडल ने 1866 में इसे प्रकाशित कर दिया था, जो मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन इन्हें 1900 ईस्वी में मान्यता नहीं मिली। तो आगे हम बात करते हैं इसके आनुवंशिकी जेनेटिक्स की प्रमुख शब्दावलियाँ क्या हैं। जो जेनेटिक्स हैं इनकी प्रमुख शब्दावलियाँ होती हैं। प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी जेनेटिक्स से। यह विज्ञान मतलब वह विज्ञान जो लक्षणों के वंशानुगत स्थानांतरण और उनकी विविधताओं का अध्ययन करता है, उसे हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। दूसरा हो गया कि जीन, डीएनए का एक खंड जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन का काम क्या होता है। जीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए जो होता है, डीएनए के एक खंड को जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम। जो आपके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर जोड़ी की बात करते हैं तो 46 है।
जोड़ी की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका जो होती है, कोशिका के नाभिक में उपस्थित तंतुनुमा संरचना जिसमें जीन स्थित होते हैं। क्या? अगर हम बात करते हैं कोशिका में, तो कोशिका के नाभिक में उपस्थित तंतुनुमा संरचना जिसमें जीन उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलील की। एलील का क्या काम होता है? किसी विशेष लक्षण के लिए जीन के वैकल्पिक रूप जैसे ऊंचाई के लंबे और बौने एलील के रूप में जाने जाते हैं। एलील का काम क्या होता है? एलील जो होते हैं किसी विशेष लक्षण के लिए जीन के वैकल्पिक रूप जैसे ऊंचाई के लिए लंबे और बौने एलील के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जो होते हैं किसी जीव के जीनों की आनुवंशिक संगठन को दर्शाता है। फिनोटाइप की बात करते हैं तो यह किसी जीव के लक्षणों का भौतिक और दिखाई देने वाला स्वरूप होता है। जो फिनोटाइप होता है यह किसी जीव के लक्षणों का जो भौतिक होता है, फिजिकल और दिखाई देने वाला स्वरूप होता है। बात करते हैं डोमिनेंस की। डोमिनेंस क्या होता है? यह वह स्थिति होती है जिसमें एक एलील दूसरे एलील पर हावी होता है और वह लक्षण व्यक्त करता है। अब बात हम करते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मियासिस के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं खंडों को आपस में अदला बदली करना। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मतलब कि मियासिस के दौरान गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं उनके खंडों को आपस में अदला बदली करने की प्रक्रिया को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम कहा जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ हम बात करेंगे कि समयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर क्या होता है। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। समयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, पैरामीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर समयुग्मी, यहाँ पर विषमयुग्मी। विषमयुग्मी को इंग्लिश में बोलते हैं एनाइसोगामी और समयुग्मी को बोलते हैं आइसोगामी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो युग्मकों का आकार होता है। युग्मकों का आकार कैसा होता है? अगर हम आइसोगामी में बात करते हैं या समयुग्मी में बात करते हैं तो नर और मादा युग्म जो होते हैं इनका आकार में समान होते हैं। नर और मादा युग्म आकार में समान होते हैं। और आइसोगामी की बात करते हैं हम तो नर और मादा का युग्म जो होता है वह आकार में भिन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं युग्मकों की संरचना। इनकी संरचना कैसे होती है? जो आइसोगामी होता है दोनों युग्मकों की संरचना समान होती है। लेकिन अगर हम विषम युग्म की बात करें यहीं पर तो इसमें जो मादा युग्म होते हैं, मादा युग्म बड़ा और स्थिर नॉन मोटाइल होता है, जबकि नर युग्म जो होता है छोटा और गतिशील होता है, मतलब मोटाइल होता है। अब इनके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जो होता है क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास के कुछ प्रकार होते हैं जो आपको इसमें समयुग्म में देखने को मिलेगा। अब यहीं अगर हम बात करते हैं विषम युग्म के उदाहरण में तो क्लाइडोमोनास के कुछ अन्य प्रकार जैसे फ्यूकस, ये आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे। अब इनमें हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करते हैं आइसोगामी में तो आइसोगामी में जो लैंगिक से प्रजनन का प्रकार होता है यह एक सरल और लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। विषम युग्म की बात करें यहीं पर तो यह अपेक्षाकृत उन्नत प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। यह कैसे होता है? यह जो है यह अपेक्षाकृत उन्नत प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। अगर हम यहीं पर बात करें दोस्तों तो कार्यात्मक भिन्नता, इनमें जो कार्यात्मक भिन्नता देखने को मिलती है वह आइसोगामी में जो होता है युग्मकों में कोई कार्यात्मक भिन्नता नहीं होती है। जो युग्मक होता है युग्मकों में कोई कार्यात्मक भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। अगर यही हम बात करते हैं तो एनाइसोगामी में या विषम युग्म में बात करते हैं तो इसमें जो होता है नर और मादा युग्मक का कार्यात्मक भिन्नता होता है। यहाँ से दोस्तों अगर आप सिर्फ समयुग्मी को याद कर लेंगे तो विषम युग्मी अपने आप है, मतलब समयुग्मी का उल्टा विषम युग्मी है, तो आपको याद करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी, तो आराम से याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद किए रहिएगा। जो एग्जाम्पल है समयुग्मी का यह है आपको क्लाइडोमोनास के कुछ एग्जाम्पल आते हैं, इसमें कुछ प्रकार आते हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं तो इसमें कुछ एनाइसोगामी तो इसमें क्लाइडोमोनास के कुछ नया प्रकार आता है, जैसे फ्यूकस को ले लिया जाए तो ये आता है। तो इन एग्जाम्पलों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्रॉस संकरण क्या होता है। बात करते हैं क्रॉस संकरण की। क्रॉस संकरण क्या होता है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन
क्रॉस संकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो अलग-अलग आनुवंशिक संरचना वाले जीवों के बीच लैंगिक प्रजनन कराया जाता है। अगर हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, क्रॉस संकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो अलग-अलग आनुवंशिक संरचना वाले जीवों के बीच लैंगिक प्रजनन कराया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है उनकी संतानों में वांछित लक्षणों का विकास करना होता है। मतलब इसको आप सिंपल में बात भाषा में समझिए कि जो क्रॉस संकरण होता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें दो अलग-अलग आनुवंशिक संरचना वाले जीवों के बीच लैंगिक प्रजनन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है। जैसे दो अलग-अलग आनुवंशिक संरचना वाले जैसे दो अलग-अलग जीन ले लिए, फिर उनके बीच में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रॉस करा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो संतानें होती है, उनके वांछित जो लक्षणें होती हैं, उनको विकास करने में यह मदद करता है, विकास करने में मुख्य उद्देश्य होता है। तो आगे हम बात करते हैं इनके विभिन्न टाइप होते हैं। तो विभिन्न टाइप में सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं? अगर आप यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण जो होता है, एक लक्षण के आधार पर किए जाने वाला संकरण होता है। मोनोहाइब्रिड मतलब एक, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड, तो क्रॉस मतलब उसका क्रॉस कराना, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक लक्षण वाले जो होते हैं उनके आधार पर किए जाने वाला संकरण। अगर आप इसमें अगर आप एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखेंगे तो मटर के पौधे का प्रयोग लंबा और बौना। अब यहाँ पर आपको बता दें जो लंबा होता है, लंबा का मतलब कैपिटल टी, जो उन्होंने प्रयोग नाम रखा था, तो लंबा का मतलब कैपिटल टी, बौना का मतलब स्मॉल टी, और इसे हम बोलते हैं लंबे टी को बोलते हैं टॉल और स्मॉल टी को बोलते हैं डॉर्फ। अब यहाँ पर जिसको एक क्रॉस कराया गया था, इस क्रॉस के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था? मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया था और एक बौना लिया था। तो जो लंबा पौधा लिया था उसको लंबा पौधा का उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी से, और जो स्मॉल पौधा लिया था, बौना पौधा लिया था, डॉर्फ प्लांट, उसे उन्होंने डिनोट किया था स्मॉल टी से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फिनोटाइप होता है, या स्मॉल कैपिटल टॉल है, मतलब टॉल है और डॉर्फ है। अब हम टॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल टी जो हो गए तो इसे हम टॉल बोलते हैं, और यहाँ पर डॉर्फ जो हो गया ये स्मॉल टी हो गया, इसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। और जब स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी से जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको यहाँ पर एक टी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा। फिर स्मॉल टी के बाद यहाँ से आप जब क्रॉस कराएंगे इन दोनों तो एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी मिलेगा। तो ये जो होता है जीन गैमेट्स का जो निर्माण होता है, गैमेट्स के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेटेरोजाइगस टाल। ये जो आपको निकल का है हेटेरोजाइगस टाल, मतलब इसे आप क्या बोलते हैं, डॉर्फ भी बोल सकते हैं। मतलब एक कैपिटल एक, मतलब एक टाइप कैपिटल स्मॉल टी। तो ये आपके सामने क्या आ गया, हेटेरोजाइगस टाल देखने को मिले क्रॉस कराने के बाद। इसे बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हो गया जिसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस प्रकार के माध्यम से जो मेंडल का प्रयोग को दर्शाया गया था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको इस माध्यम से भी क्रॉस करा, जैसे मान लो कैपिटल टी, फिर यहाँ स्मॉल टी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इसको ऐसे भी प्रयोग करा सकते हैं। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर एक यहाँ पर एक ले लेंगे, फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर इसको लेकर जाएंगे यहाँ पे इसमें इस प्रकार से कराकर, तो एक कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, एक कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। कुल मिलाकर आपके सामने जो बन रहा है तो एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी हेटेरोजाइगस टाल बने गए। इस प्रकार के माध्यम से ये F1 जनरेशन को दर्शाया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके डाई हाइब्रिड क्रॉस में। बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है इसमें दोस्तों दो लक्षणों के आधार पर किए जाने वाला संकरण। जैसे आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, उनके आधार पर किए जाने वाला जो संकरण होता है उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो एग्जाम्पल में आपको मिलेगा कि मेंडल के मटर के बीज का रंग जो होता है, जो मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था वहाँ पर उन्होंने
एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये प्रयोग किया था कि मंडल के मटर के बीज का जो रंग होता है पीला और हरा, उनको देखने को मिला था, और बीज का आकार मोटा और पतला है। इन्होंने ये दो संभावनाएं उन्होंने मतलब दर्शाया, मतलब कि वहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये हमको यहाँ पर दिखा है। उसके आधार पर इन्होंने मतलब एक झुर्रीदार और एक मटर को जो इन्होंने मतलब कि मोटा पतला और पीला हरा जो रंग के माध्यम से बीज का आकार इन्होंने बताया, उस माध्यम से इन्होंने इसका पॉलिनेशन कराया। तो इनको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द पी प्लांट, मटर का प्लांट इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में कैसे कराया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जान पाएंगे, ये जो राउंड येलो है, ये जो राउंड आपको कलर में दिख रहा है, इसे बोलते हैं राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। ये जो होता है कि मतलब राउंड येलो। अब यहाँ बोलता हूँ आपको रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगा, जब इनमें दोनों में क्रॉस कराया गया राउंड और रिंकल्ड में, मतलब कि षटभुज में 1 2 3 4 5 6, जब आपको षटभुज में देखने को एक क्रॉस कराने को मिला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि राउंड येलो मतलब कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये अपॉन जनरेशन इस माध्यम से आपको देख क्रॉस कराने के बाद मिल रहा है। अगर आपको माध्यम में से एग्जाम डिटेल्स में अगर आपको किसी अगर आपको मान क्रॉस कराने की वो डिटेल में, तो यहाँ पर आप कैसे क्रॉस करा पाएंगे। जैसे एक आपको राउंड वाला देख लीजिए, राउंड और रिंकल्ड ना, रिंकल्ड जो हो गया। अब जो राउंड वाला है आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये जो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन दोनों में आपको क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए जैसे बॉक्स ये आपको बन गया है, बॉक्स बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बॉक्स ले लीजिए और 4 बॉक्स नीचे भी बना दीजिए। आप यहाँ पर छोटा आप लोग बना लीजिएगा, छोटा। अब यहाँ पर कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पर एक आर कैपिटल आर वाई, फिर यहाँ लिखेंगे कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल वाई। इतना हो गया। अब यहाँ पर आप स्मॉल आर ले लेंगे, क्या बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आप कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लेंगे, फिर यहाँ पर आप स्मॉल आर कैपिटल वाई ले लीजिएगा, और यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर आप कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस माध्यम से आप इसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई जब क्रॉस कराया गया, तो यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा, राउंड देखने को मिलेगा, राउंड येलो देखने को मिलेगा, मतलब कैपिटल वाई। उसके बाद जब आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस कराने को मिल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, एक कैपिटल आर यहाँ पर है, एक कैपिटल आर यहाँ पे है, तो मतलब 2 कैपिटल आर हो गए, फिर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये राउंड येलो हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, मतलब एक देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये देखने को मिल गया आपको। फिर इसके माध्यम से अगर इसमें फिर क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये राउंड येलो आपको कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये राउंड येलो है कि वो से, राउंड येलो में आपको ऐसे पहचान पाएंगे जहाँ पर एक कैपिटल, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई और आर वाई, अगर आपको यहाँ पर 2 कैपिटल देखने को मिल जाए तो राउंड येलो हो जाएगा, और जहाँ पर आपको एक कैपिटल बाकी सब स्मॉल में देखने को मिलेगा, तो वो समझ जाइएगा आपको रिंकल्ड है। इस प्रकार से, तो इसी माध्यम से आपको दोस्तों क्रॉस करा लीजिएगा। अब इसका क्रॉस इसमें कराएंगे, तो इसका क्रॉस भी आसानी से इस सभी में, इसका क्रॉस जब कराएंगे तो इसका क्रॉस इसमें कराएंगे, फिर इसका कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इसमें कराएंगे, इस माध्यम से पूरा क्रॉस आपको हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जो येलो वाला है राउंड येलो है, जो ये आपको टोटल 9 मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8889 मतलब कि 1 3 3 2 5 4 9 ना। 9 आपको राउंड येलो मिला है, फिर राउंड ग्रीन कितना मिला है, 3 मिला है, 1 2 3 3 राउंड ग्रीन मिला है। फिर रिंकिड येलो जो मिला है 3 मिला है। रिंकिड येलो मतलब ये वाला षटभुज वाला 1 2 और 3 अब आपको रिंकल्ड ग्रीन 1 मिला है, केवल एक देख लीजिए यहाँ पर। इस प्रकार का आपका F2 जनरेशन, इस प्रकार जो आपकी F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन यहाँ तक आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस माध्यम से आपका डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है कंप्लीट होता है, और इसके माध्यम से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। रेसिप्रोकल जो क्रॉस होता है किस माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है दोस्तों, इसमें नर और मादा जो होते हैं जीनोटाइप को परस्पर बदल कर किए जाने वाला संकरण है। इसमें जो नर और मादा का जीनोटाइप रेशियो होता है उसे बदल दिया जाता है। बदल कर तब इसमें जो है क्रॉस किए जाने वाला संकरण होता है। एग्जाम्पल में आप इसको ले सकते हैं। देखिए जैसे जो नर है ना, एक बार तो लंबा नर आप लेंगे, लंबा लंबा नर मतलब आप जैसे कैपिटल टी एक बार ले लेंगे। फिर आप किसी जब क्रॉस कराएंगे तो आप एक इसमें फिर बौना ले लेंगे। बौना मतलब स्मॉल टी ने। अब फिर आप जब दूसरी बार क्रॉस कराएंगे तो जो बौना है तो सबसे पहले आप बौना नर लेंगे। बौना नर लेंगे तो आपको स्मॉल टी है, और लंबा उसके बाद लेंगे तो फिर क्रॉस यहाँ पर कराएंगे दूसरा कराएंगे तो कैपिटल टी। इस प्रकार से आप क्रॉस कराएंगे तो वही कह रहा है कि जिसमें क्रॉस होता है उनको जीन को टाइप को बदल कर कराया जाता है। मतलब कि एक बार टॉल वाला, उसके बाद एक बार टॉल वाला, टॉल उसके टॉल इंटू डॉर्फ, उसके बाद जब दूसरी बार क्रॉस कराया जाएगा तो बौना मतलब डॉर्फ इंटू टॉल। इस प्रकार से क्रॉस कराया जाता है तो बदल कर कराया जाता है तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। आसान भाषा में समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मेंडलिज्म क्या है, मेंडलवाद क्या है, मेंडल की थियरी क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। मेंडलवाद क्या है, यहाँ पर बात करते हैं कि मेंडलवाद जो है आनुवांशिक जेनेटिक्स का वह सिद्धांत है। क्या मेंडल आनुवांशिक जेनेटिक्स का वह सिद्धांत है जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। इसमें आनुवांशिक लक्षणों के माता पिता के संतानों में स्थानांतरण का अध्ययन किया गया। इन्होंने जो प्रयोग किए गए इसमें देखने को मिला कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं माता पिता के संतानों में स्थानांतरण का अध्ययन किया गया। यह सिद्धांत जो है मेंडल के मटर के पौधे पाइसम सटाइवियम पर किया गया प्रयोग पर आधारित है। मतलब जो मेंडलवाद ने प्रयोग किया था, उन्होंने ऐसा प्रयोग किया था कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं माता पिता संतानों के स्थानांतरण पर अध्ययन किया था। लेकिन इन्होंने जो मेंडल के मटर, लेकिन यह जो सिद्धांत है यह मटर के पौधे पर किया गया प्रयोग के आधार पर आधारित है ना। सिंपल सी बात। तो मतलब अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं मेंडलवाद की खोजकर्ता मतलब की खोज के बारे में क्या करते हैं। मतलब कि जो खोज करते हैं इनका नाम पता ही है आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था हाइजेनडॉर्फ ऑस्ट्रिया में। इनका जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में हुआ था, और हुआ कहाँ था, हाइजेनडॉर्फ ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनका कार्य था कि मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच मटर के पौधे का प्रयोग किया, और 1865 में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। 1865 में क्या है, मेंडल ने अपना जो निष्कर्ष उनको था उन्होंने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया। मतलब 1856 से लेकर 1863 के बीच तक मटर के पौधे पर लगातार उन्होंने प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया। फिर 1865 के ईस्वी में इन्होंने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किए सामने आकर। इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है मेंडलवाद को, मेंडलिज्म। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान था कि आनुवंशिकी के पिता जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। मेंडल के नियमों के आनुवंशिकी क्षेत्र में क्रांति लाई। मतलब कि जाहिर सी बात है कि मेंडल के नियमों को जब हम खोज किए थे आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। अब हम बात करते थे इनका मुख्य 3 नियम था। मेंडल ने मुख्य 3 नियम बताए थे। मेंडल्स लॉ ऑफ थियरी, क्या मेंडल्स थियरी लॉ, मेंडल्स 3 लॉ, मेंडल्स के 3 नियम ना। तो सबसे पहला हम नियम बात करते हैं गुणसूत्र के पृथक्करण का नियम।
लॉ ऑफ सिग्रेशन क्या होता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्रों के पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेशन क्या होता है और इनके बारे में हम डिटेल्स में जानें। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव जो होते हैं जोड़े में 3 होते हैं जो युग्मक गैमेट्स का निर्माण के समय अलग-अलग हो जाते हैं। मतलब गुणसूत्रों के पृथक्करण का नियम सबसे पहले जो इन्होंने पाचन छँटाई के बता रहे हैं जो इन्होंने प्रयोग किया था। बता रहे हैं कि जो प्रत्येक जीव था उनके जोड़े होते हैं उनमें 3 जीन होते हैं और जो युग्मक होते हैं गैमेट्स जो होते हैं निर्माण के समय अलग-अलग हो जाते हैं, मतलब अलग-अलग डिवाइड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट। ये कहता है कि अलग-अलग लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जो अलग-अलग लक्षण वाले होते हैं स्वतंत्र रूप से बिना मतलब स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब यहीं हम बात करते हैं तीसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रधानता का नियम क्या है। इन्होंने इस नियम में बताया था कि किसी भी संकरण के एक लक्षण प्रधान डोमिनेंट होता है। क्या इन्होंने बताया था कि किसी भी संकरण में एक लक्षण जो होता है प्रधान डोमिनेंट होता है और दूसरा जो होता है वो रिसेप्सिव होता है, मतलब रिसेसिव होता है, अप्रधान होता है। इस माध्यम से मेंडल ने अपना 3 मुख्य नियम बताया था। पहला नियम गुणसूत्रों के पृथक्करण का नियम, दूसरा नियम स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, तीसरा नियम जो है प्रधानता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मेंडल के प्रयोग की मुख्य विशेषता क्या थी। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे इनकी मुख्य भूमिका क्या थी, मतलब कि इन्होंने जो प्रयोग किया था प्रयोग मान लो किया था लेकिन इनकी मुख्य भूमिका क्या थी इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंडल के प्रयोग की मुख्य विशेषता। तो सबसे पहला नंबर 1 बात करते हैं कि पौधे का चयन। इन्होंने सबसे पहले जो किया था आइडेंटिफाई ऑफ द प्लांट, पौधे का चयन किया था आइडेंटिफाई ऑफ द प्लांट। मटर का पौधा जो था पाइसम सटाइवियम चुना क्योंकि यह शीघ्रता से विकसित होता है और इसमें विपरीत लक्षण होते हैं। मतलब इसको आप आसान भाषा में समझ लिए कि मेंडल की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मेंडल का मन था कि सबसे पहले पाइसम सटाइवियम पर इन्होंने पाइसम मटर के पौधे पर प्रयोग करना है, तो इन्होंने सबसे पहले चयन किया कि पौधे का चयन। तो मटर का पौधा इसलिए चुना इन्होंने क्योंकि यह शीघ्रता से विकसित होता है और इसमें विपरीत जो लक्षण होते हैं वह भी देखने को मिलता है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले पौधा का चयन विकसित किया। फिर दूसरा बात करते हैं कि लक्षणों का चयन, इन्होंने लक्षण का चयन किया। मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षण जैसे लंबा, बौना, पीला, हरा बीज का अध्ययन किया। मतलब ने इन्होंने विपरीत 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, जैसे लंबा, बौना, टाल, डॉर्फ, पीला, हरा बीज अध्ययन किया। अब इनकी तीसरा आ गया पद्धतियाँ क्या है। उन्होंने स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, क्या इन्होंने मतलब स्वपरागण में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का उपयोग किया। मतलब जो मेंडलवाज थे इन्होंने स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का उपयोग किया। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि मेंडलवाद का महत्व। ये मेंडलवाद का महत्व है, ये महत्व इनका कितना महत्वपूर्ण है। मेंडलवाद का महत्व इस प्रकार से देखा जाए कि आनुवंशिकी की नींव रखी। सबसे पहले तो मेंडलवाद ने आनुवंशिकी की नींव रखी। पॉइंट नंबर 2 में बताया कि आधुनिक जो होता है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और चिकित्सा मेडिसिन में उपयोग किया ना। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में बायोटेक्नोलॉजी और चिकित्सा का मेडिसिन का उपयोग। तीसरे में आ गया कि पौधे और पक्षियों की प्रजातियों में सुधार। तीसरा जो था इन्होंने पौधे और पक्षियों की प्रजातियों में सुधार देखने को मिला। अब हम बात करते हैं, ये आपको नोट है सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेंडल के काम को उनके जीवन काल में पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। 1900 में उनके सिद्धांतों को पुनः मतलब कि आपको बताया गया था कि मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच में उन्होंने प्रयोग किया, मतलब मटर के ऊपर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्होंने 1865 ईस्वी में उन्होंने अपना जो है निष्कर्ष निकाला, लेकिन वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण उनको सफलता नहीं मिली जितना मिलनी चाहिए थी। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने उन्होंने उनका जो अध्ययन किया था 1900 ईस्वी में उनके सिद्धांतों को पुनः खोजा गया है, मतलब पूर्ण रूप से खोजा गया है। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों,
यहाँ हम बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के मटर के पौधे पाइसम सटाइवियम पर 7 जोड़ी युग्मी लक्षणों कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का चयन किया। ये लक्षण जो हैं स्पष्ट रूप से भिन्न और अध्ययन के लिए उपयुक्त थे। नीचे मेंडल द्वारा चुने गए 7 युग्मी लक्षण दिए गए हैं। मतलब जब मेंडल के 100 द्वारा चुने गए 7 युग्मी लक्षण थे, आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स ऑफ द 7 युग्म, तो उन्होंने क्या-क्या लक्षण चुने थे यहाँ पर आप आसान भाषा में देख लीजिए एक चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले तो उनके हम लक्षण की बात करते हैं। ये उनका लक्षण है, यहाँ उनको डोमिनेंट ऑफ द ट्रेस है, प्रधान लक्षण। यहाँ अप्रधान मतलब कि अप्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण, मतलब रिसेसिव ट्रेस और डोमिनेंट ट्रेस। सबसे पहले अगर पॉइंट बात करते हैं बीज का आकार, इन्होंने सबसे पहले जो किया था बीज का आकार, तो जो प्रभावी लक्षण था वह गोल था, जो अप्रभावी था उसे झुर्रीदार इन्होंने देखने को मिला था। झुर्रीदार मतलब झुर्रीदार को बोलते हैं विंकेल्ड। दूसरा जो इनको देखने को मिला था बीज का रंग सीड कलर पीले देखने को मिला था, जो कि प्रभावी डोमिनेंट है। और जो अप्रभावी डोमिनेंट है, रिसेसिव ट्रेट है, उनको देखने को मिला था ग्रीन हरा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं फूल का रंग जो होता है फ्लावर कलर। इनमें डोमिनेंट ट्रेट में इनको मिला था बैंगनी पर्पल का। और जो अप्रधान लक्षण होता है, जो अप्रभावी होता है, उनमें इनको व्हाइट देखने को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट इनका है कि फल का आकार, पोड ऑफ शेप, फल का आकार जो इनको मिला था फूला हुआ देखने को मिला था, मतलब एनफ्लेटेड देखने को मिला था, जो कि प्रभावी लक्षण है डोमिनेंट ट्रेट में। और वहीं पर इनको अप्रभावी लक्षण में देखने को मिला था सिकुड़ा हुआ कंस्ट्रिक्टेड। और पांचवा पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट जो मेंडल को देखने को मिला था वह है फूल का रंग, जो कि पोड ऑफ कलर देखने को मिला था। यह प्रभावी लक्षण में ग्रीन देखने को मिला था, अप्रभावी में इनको येलो देखने को मिला था। वहीं पर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में, तो इनको जो तना का ऊंचाई होता है स्टीमा ऑफ हाइट वो लंबा टाल देखने को मिला था। और इनको अप्रभावी लक्षण में ड्वार्फ देखने को मिला था। और 7वां पॉइंट अगर हम देखते हैं तो फूलों की स्थिति जो होती है फ्लावर ऑफ पोजीशन, इसमें इनको फूलों की स्थिति जो होती है एक्सियल देखने को मिली थी। और इनको जो ट्रेड अब जो मतलब अप्रभावी लक्षण थे, इनको सिरों पर टर्मिनल देखने को मिला था। तो इस प्रकार से मेंडल ने अपने 7 लक्षणों को इस प्रकार डिफाइन किया था। इनको 7 लक्षण जो है संयुग्मों में इस प्रकार देखने को मिला था। ये प्रभावी लक्षण हो गए, ये अप्रभावी लक्षण हो गए, जो कि प्रभावी पूर्ण थे, जो अप्रभावपूर्ण थे, उनके लक्षण हो गए। तो इस प्रकार से आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। उनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, मेंडल ने इन लक्षणों का चयन इसलिए किया क्योंकि ये स्पष्ट विपरीत और आसानी से मापा जा सकने वाले थे। मतलब मेंडल ने इन लक्षणों का प्रयोग इसलिए किया था कि ताकि हम इसे आसानी से माप सकें और आसानी से मापा जा सकने वाले को इन्होंने मेंडल ने चुना। और दूसरा पॉइंट इनका डिफाइन करता है कि प्रत्येक लक्षण के लिए एक प्रधान जीन जो होता है डोमिनेंट जीन, और दूसरा जो एक प्रधान जीन होता है, मतलब जो अप्रभावी जीन होता है रिसेसिव जीन होता है। मतलब एक प्रभावी जीन होता है, मतलब इन्होंने दूसरे में यह प्रयोग किया था, मतलब दूसरा लक्षण यह देखा था कि एक प्रभावी जीन होता है और दूसरा जो होता है एक अप्रभावी जीन होता है, जिसे रिसेसिव जीन बोलते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। तो तीसरे पॉइंट में जो हो गया दोस्तों कि प्रयोग में से ही मेंडल ने अपने आनुवांशिक नियम विकसित किए। क्या मेंडल ने अपने जो इन्होंने प्रयोग किया था, मेंडल ने आनुवांशिक नियम विकसित किए, जैसे प्रधानता का नियम और गुणसूत्र पृथक्करण का नियम, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानता के नियम और गुणसूत्र के पृथक्करण का नियम इन्होंने विकसित किया था। तो इनके महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे इसका दूसरा पार्ट वीडियो। दूसरे पार्ट में इसकी आगे हम डिफाइन करेंगे और वीडियो को पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। तो अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। ठंडी का समय है, ठंडी है, पढ़ने का समय है, तो आप लोग सब पढ़ाई करते रहिए। बोर्ड का एग्ज़ाम आपका बहुत दिन नहीं रह गया है, दिसंबर बीतने वाला है, जनवरी फरवरी से आपका एग्ज़ाम चालू है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।